अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद समर अब्बास। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन आपकी ईद बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। कुर्बानी हो चुकी, गोश्त तकसीम हो चुका, अब मुल्क भर में जगह जगह चल रही हैं बारबेक्यू पार्टीज़, वो भी घरों पर दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। यकीनन आप ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं अपने शो में दो उभरते हुए सितारों से, जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के और शोबिज़ के उभरते हुए सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। उज़ैर जसवाल सिंगर हैं, एक्टर हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अलमदार ख़ान, ये भी हमारे बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। आप दोनों को, उज़ैर आपको और अलमदार आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और शो में खुशामदीद भी। नाज़रीन, आज के इस शो में हम अपने दोनों गेस्ट से बात करेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी और साथ साथ हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो रिवाइवल हुआ है वो इसको कैसे देखते हैं। उज़ैर, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद हमेशा अच्छी गुजरती है। ईद इज़ अ डे के इट्स स्पेंट विद फैमिली। सारी फैमिली इकट्ठी होती है। वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन लाहौर, तो वो आ जाते हैं, तो बस इकट्ठे होते हैं घर पे। ज़्यादा सोते हुए गुजरती है, नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद बड़ी ईद का तो ये होता है कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द कुर्बानी, और फिर गोश्त बांटना और बारबेक्यू एंड फैमिली लंचेस एंड डिनर्स। So it's always busy and like always it's a busy day for us. और अच्छी बात यह है कि आपको टाइम मिलता है फैमिली के साथ, एक ब्रेक मिल जाती है काम से भी ईद पे, और it's a good break because you spend a lot of time with your family और घर वालों के साथ और फैमिली के साथ। दोस्त यार जो आपके आ जाते हैं फैमिली के साथ आ जाते हैं, तो लंचेस और डिनर्स हो जाते हैं। तो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप चेरिश कर सकते हो, और ईद इज़ वन ऑफ दोज डेज which you cherish in the it's better than the rest of the year. जी, अलमदार, कैसी गुजरी ईद, किस तरह चल रही है? सो फार सो गुड। सबसे पहले तो आपको और आप सबको ईद मुबारक। अभी तक तो कह लें कि अच्छी जा रही है, फॉर द फैक्ट कि जिस तरह ज़ाहिर ने कहा कि अपनों में काफ़ी आपका उठना बैठना हो जाता है, आपको टाइम मिल जाता है कि आप बैठ के यू कैन थोड़ा गोश्त वोश खा के एंजॉय कर लें, प्रोटीन लेवल कंटेंट बराबर कर लें। बट इट्स ऑलवेज फन फैमिली के साथ। थोड़ा सा फॉर एन आर्टिस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम, बट ये कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेसिफिकली छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई, इसमें हम हमारे पास टाइम हो जाता है कि यार हम अपनी फैमिली के साथ मिल सकें और टाइम स्पेंड कर सकें। सबसे ज़्यादा मज़ा तो आता है बारबेक्यू का, अपने कजन्स के साथ जब आप बैठते हैं और गपशप होती है साथ, जो आप बचपन की बातें भी आप साथ याद कर रहे होते हैं। याद है ये हुआ था, वो हुआ था फलां साल में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मैं तो बचपन में जब मेरे बकरे वगैरह आते थे, तो ईद वाले दिन एक रात पहले हम रोने लग जाते थे। वे 6 ब्रदर्स, तो हमें से 1-2 रोने लग जाते थे बिकॉज वी न्यू कि अभी कोई सीन होने लगा है इनके साथ। तो हम we'd hug them and like sleep with them. Like once I even slept with my goat. Like I had to like sit right by it कि मेरे अब्बू सुबह लेना जाए, और मेरे साथ मंजी लगाई हुई थी लाहौर में, और मैं उधर ही सो रहा था, उसको बार बार उठ के देख रहा था कि इधर ही है कि नहीं। But anyway, I think अलमदार की तो फेवरेट ईद होगी out of the 2 ईद, because इस पे इतनी प्रोटीन इसको मिलती है, तो जिम फ्रीक है। नहीं बिल्कुल जिम फ्रीक तो हूँ, लेकिन लाइक यू सेड कि यार एक टाइम था जब हम लोग थोड़ा सा जो है ना क्लोजनेस, हमारी बॉन्डिंग थी। विंडो के वो वाली बात है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग कहते हैं कि यार आई लव मटन, बट द पॉइंट इज द पॉइंट इज कि इफ यू लव समथिंग यू डोंट ईट इट। बट हमारा अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा है कि हम लोग इसको ज़रा ज़्यादा फॉलो करते हैं। बट एनीवेज इट्स कह लें कि हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड एक ट्रेडिशन है, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है। द आइडिया ऑफ कुर्बानी को हम लोगों को ज़्यादा बिलीव करना चाहिए विद रिगार्ड्स टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक वो तो ये मुकाबला कर रही होती है कि यार मेरी गाय तुम्हारी मद से बड़ी है, और ये एक स्टैंडर्ड कंपटीशन चल रहा होता है। बिल्कुल शौक ज़्यादा है। हाँ, बट आई पर्सनली थिंक कि ईद का जो एक्चुअल टेस्ट है या जो एक्चुअल फ्लेवर है, बिसाइड्स द फैक्ट कि फैमिली को बॉन्ड कर देता है, बट आई थिंक कुर्बानी वन शुड हैव वो जो जज्बा आपके अंदर होता है कि यार ठीक है, यू कैन गिव अवे अ लॉट खुदा की राह में। तो अब तो लोग ये करते हैं कि कुर्बानी करके गोश्त अपने फ्रीजर में स्टॉक कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। ये उस दिन मुझे आई मेट दिस गाय, तो वो कहता है कि नमदार भाई ईद आ रही थी, तो मैं क्या कुरैशी के पास एक रान लेके, तो कहता है मैंने उससे कहा कि यार ये ईद की रान है। तो उसने कहा कि यार इसको काट दें। तो उसने कहा कि यार क्या मतलब सर, ईद तो भी 2 दिन बाद है। कहते नहीं यार, ये पिछली ईद की रान हमारे पास पड़ी रह गई थी। तो यानी कि वो वाली बात है, लोग इतना डंप कर देते हैं। तो मैं कहता यार डंप करने से बेहतर है साल पर आना, तो आप स्पेंड इट जितना आप वाइजली दे सकते हो। यानी कि देखें कुर्बानी में क्या है, द आइडिया ऑफ कुर्बानी इज टू गिव
ठीक है ना, तो गिव और फॉरगिव वाला सीन है। हाँ एग्जैक्टली, तकसीम करे, उसके हिस्से होते हैं जो रिश्तेदारों में, गुरबा में। असल जो इसका जो रूह है इसकी वो तो यही है कि आप वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते आप उनको देते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं, लेकिन लोग वही बात है कि स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक ज्यादा कर, ये नहीं होना चाहिए। नहीं एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ वही वाली बात है कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीइंग इनटू द जिम साइड, जो आपका इतना अरसे फ्रीज रहेगा भाई, वो आपको एनर्जी नहीं देगा जो आपको चाहिए। ये बात बड़ी नोट करने वाली है जो अलमदार ने कही कि फ्रीजर में स्टॉक करेंगे तो उसमें वो नहीं रहेगा, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, वो लूज हो जाएगी। इसलिए जो गोश्त है उसे या तो खा लें या अपने रिश्तेदारों में, और बिलखुसूस जो गरीब गुरबा है उनमें ज़रूर तकसीम करें। अलमदार जिस तरह से उज़ैर ने बताया कि बचपन में एक बड़ा ज़बरदस्त होता था क्रेज़ के बकरे आ गए हैं, उनके साथ चिपके रहना, हर वक्त उनको घास खिलाना, बाकी तो क्या बेसिकली गुड मेमोरीज थी। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आई हैव स्पेंट पेशावर में था, मुझे भी याद है। एक मरतबा मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग एक बकरा लाए थे और हम लोग को पता था कि यार नेक्स्ट डे कुर्बानी है, तो हमने ईद की नमाज पे चले गए। जब वापस आए तो अपेरेंटली उसको हमने बांधा हुआ था, एक देयर वाज दिस होल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और साथ में एक नलका लगा हुआ था, तो नलके के साथ उसको बांधा हुआ था। तो अपेरेंटली वो कहीं फंस गया, उसने ना सर घुसाया उस नाले के अंदर, वो फंस गया। तो उस बेचारे को निकालते निकालते इतनी देर हो गई कि उन्होंने कहा यार कुर्बानी करनी है, हम क्या करें। तो उसने कहा कि यार कोई मसला नहीं है, बात तो हमने छुरी फेरनी है तो हम यहीं फेर लेते हैं। तो मेरे लिए वो एक बहुत डिप्रेसिव टाइम था कि मैंने कहा उस गरीब को कौन सा निकाल तो सही तरीके से लो, यू नो। तो यू नो इंसिडेंट्स डू हैपन, आपकी यादगार यादें रह जाती हैं। तो बचपन की ईद ज्यादा अच्छी होती थी या आज की ज्यादा अच्छी होती है? मेरे ख्याल में हम लोगों का बीइंग ह्यूमंस, हम पास्ट को ज्यादा मिस करते हैं। नहीं, ऑल्सो बचपन की ईद तो वैसे रियलिस्टिकली बहुत अच्छी होती थी। हाँ, अगर आप बैठ के सोचें तो बचपन की एक्साइटमेंट, इवन छोटी ईद की, बड़ी ईद की, छोटी ईद पे ईदी की, गोइंग आउट, बाइंग, छोटी छोटी चीजें लेके इतनी एक्साइटमेंट होती थी। और बड़ी ईद पे मैं तो घर में लड़ के 6 दिन पहले बकरा लें, 8 दिन पहले, लाइक मैं कहता था कि डेज एक्सटेंड हो जाए किसी तरह। हम लेते थे जाके 1 दिन पहले। मेरे अब्बू कहते थे क्या घर में यू नो इतने ज्यादा सफाई कौन करेगा, तो मैं कहता था नहीं 8 दिन पहले लेना होता। और वो फिर पूरा दोस्तों के साथ एक प्लान बना के सबको कॉल करके, उसके मोबाइल्स भी नहीं होते थे, एक लैंडलाइन पे फोन करके अच्छा 6 बजे हमने निकलना है, फिर हम 10-15 बकरे लेके पूरे सेक्टर में इस्लामाबाद के फिर आते थे। तो वो एक्साइटमेंट अब मतलब अगर हो भी तो आई थिंक आपको आपका काम और जो प्रोफेशन है वो इजाजत ही नहीं देता कि आप फिर के इतना टाइम स्पेंड कर सको। और वही ज्यादा मजा आता था, यू नो, वो उससे आपकी जानवर के साथ अटैचमेंट होती है और उसी का फिर ज्यादा मजा आता था। इस साल तो लोग कॉन्गो वायरस से डर के मारे करीब भी नहीं जा रहे जानवरों के, ये भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। मैं अक्सर लोगों से डिबेट करता हूँ कि हम लोगों के करंटली वो ऑर्गेनिक सिस्टम नहीं रहा। हम लोगों का मोस्टली अगर आप मुर्गी देखते हैं, मैं मुर्गी की नॉर्मल एग्जांपल इससे देता हूँ कि यार वो मुर्गी जो बेचारी खुद अपनी गर्दन नहीं उठा सकती, तो वो आपको क्या प्रोटीन देगी, यू नो व्हाट आई मीन। अभी आजकल उस दिन मैं एक रिसर्च पढ़ता है कि FDA ने डिसअप्रूव किया हुआ है विद रिगार्ड्स टू जो चिकन है US में। क्यों? क्योंकि वो उसको यू नो स्टेरॉइड इंजेक्ट कर रहे हैं और बहुत से मसले मसाइल आ रहे हैं, उसमें आर्सेनिक आ गया, बहुत सी चीज़ें आ गई। सो मैं सेम इज़ द केस हेयर। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार आप पोल्ट्री को इतना हाईलाइट क्यों करते हो, आप लोग हाईलाइट करो विद रिगार्ड्स टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अभी वाली बात है, हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड बकरे तो नहीं बना सक रहे, कल को चांस मिल गया साइंस में तो उन्होंने कहना कि यार चलो भाई क्लोनिंग शुरू कर देते हैं, यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्योंकि क्लोनिंग टाइम पे शुरू हुई थी, फिर रुक गई थी, यू नो। बट करंटली है कि आहिस्ता आहिस्ता विद रिगार्ड टू साइंस इवॉल्व करते हुए देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग इन, कॉन्गो इज वन ऑफ देम। एंड हम लोगों को स्पेसिफिकली चाहिए कि इसको थोड़ा सा ना ऑन अ सीरियस स्केल भी ले लें, क्योंकि इसी तरह जब डेंगू आया था तो शुरू में इनिशियली लोगों ने कहा था कि नहीं यार चिल रहा है, और फिर जब वो 2-3 साल से है, लेकिन हाइप ले एक आवाज आती है, लेकिन नो वन केयर्स। लेकिन ये अगर गॉड फॉरबिड ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली इट्स गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक नाज़रीन, हमारे मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं शोबिज़ की भी। उज़ैर, पहले ईदों पे ये होता था बिलखुसूस के फिल्म्स रिलीज़ हुआ करती थी, बड़ा इंतज़ार रहता था, लेकिन अब वो चीज़ें कम हो गई हैं, क्या वजह है इसकी? यार पहले बिल्कुल होता था, बीच में नहीं हो रहा था, लेकिन इस साल हो रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज ईद पे 3 फिल्में आ रही हैं पाकिस्तान की अपनी, और बिग रिलीजेस हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रही है, हर कोई बाहर है। इस्लामाबाद में कल 3 फिल्मों के लोग कास्ट आई हुई थी, सो आई एम रियली एक्साइटेड एक्चुअली। बीच में काफ़ी आपको पता है डाउनफॉल हो गया था फिल्म इंडस्ट्री का, विच इन टर्न ऑब्वियसली फिर म्यूजिक इंडस्ट्री भी, आपकी सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, तो फिल्म नीचे गई तो म्यूजिक भी नीचे चला गया सब कुछ। बट आई एम रियली ग्लैड दैट फाइनली फिल्म्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग।
और बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं और एक फेस्टिव डे तभी फील होता है जब आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी फुल बूम कर फ्लेज रही हो। एंटरटेनमेंट होती है ईद पे, बिल्कुल तभी मजा आता है। आप प्लान बनाते हो कि आप सिनेमा जाओगे, फैमिली के साथ मूवीज देखोगे, और अब ये प्लान बनाओगे कि यार पाकिस्तानी फिल्म्स देखोगे, देन यू हैव अ चॉइस कि इन तीनों में से कौन सी देखोगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड यार फॉर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दिस ईयर। अलमदार आप इस पे? मैं बेसिकली ये कहूँगा कि ऑब्वियसली इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, बहुत सारी फिल्म्स बन रही हैं। अबाउट मंथ बैक मेरी फिल्म जब आई डांस कहानी, उस टाइम पे पर्सपेक्टिव्स थोड़े से इस तरह थे कि उस टाइम पे हमारी एक फिल्म थी और साथ में एक और फिल्म चल रही थी विच वाज अनदर पाकिस्तानी फिल्म। बट यार अगेन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा विद रिगार्ड्स टू आवर मासेस और आवर पब्लिक, मैं सबसे ये कहूँगा कि यार जब तक आप अपनी ही फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑनरशिप एक बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो हम लोग बहुत उनसे आगे हैं विद रिगार्ड्स टू द कंटेंट। ये उनको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमारे ड्रामे अभी भी वहाँ जाते हैं तो भाई सुपर हिट होते हैं। बिल्कुल ऐसा। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हमारी इंडस्ट्री है, जो बडिंग इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री विच इज़ ऑब्वियसली रिवाइवल पे है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग कल को फॉर इंस्टेंस फिल्म्स आती हैं और हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिटेरिएट होना शुरू हो जाएगी। वही लोग हैं, हमारे लोग जाके जब बॉलीवुड में परफॉर्म करते हैं तो वो सुपरस्टार बन जाते हैं, यहाँ पे हम उन्हें वैल्यू नहीं देते। अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग। आपके ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज और खुल जाती हैं। अभी मैंने एक फिल्म की, देयर इज अनदर फिल्म दैट्स कमिंग आउट मेरी व्हिच इज गोइंग टू बी एंड ऑफ द ईयर, बट उसमें थोड़ा प्लस ये कह लें कि इट्स एन इंटरनेशनल फिल्म, इट वाज शॉट फॉर HBO फिल्म्स, इट्स एन इंग्लिश फिल्म, इट्स गोइंग टू कम आउट बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि शायद मुझे डांस कहानी से, क्योंकि वो लोकल फिल्म थी, इतनी हाइप ना मिले, बट विद रिगार्ड्स टू एन इंटरनेशनल फिल्म लोग आएंगे कि भाई तो बड़ा प्रोजेक्ट है इसका, तो आपको काफी ज्यादा स्कोप भी है इसका। सिर्फ इसलिए खुश हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि एटलीस्ट इट्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। वन डे if not soon, आप भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, I just stepped into acting, which I thought would be easy, but it's not, and it's taken over my life. लेकिन चल रहा है। I just started doing a TV project, and उसके बाद inshallah I'm starting my first film as an actor, as a lead actor. So should be fun, should be exciting. लेकिन it's taken over my musical life, and I think कोई टाइम ही नहीं बचता कि आप म्यूजिक भी कर सको, शोज भी कर सको, because every day and night 13-14 hours you're shooting. हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी भी और अलमदार आपकी भी जो मूवीज आ रही हैं, फिल्म्स आ रही हैं, वो Thank you so much. Thank you. We are so looking forward to it. मुझे भी याद है कि there was a project that I was supposed to do with him. अच्छा। और इसने को मैंने वो पिक किया तो उसने कहा कि अलमदार यार ज़्यादा सीन नहीं है यार, मैं नहीं कर सकूंगा ये ना। अच्छा, इसने उनसे मीटिंग कर ली, सब कुछ हो गया, everything was done. देखा कि नहीं यार म्यूजिक तो इसने उस टाइम पे नहीं किया, because he was supposed to, you know, he was supposed to play the good guy, I was supposed to play the bad guy in the serial. He didn't do it. तो अब आके मुझे अभी आधे साल नहीं कहा कि यार फंस गया हूँ भाई, बड़ा टफ होता है यार, it's not that easy. हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री जबरदस्त तरीके से फ्लरिश कर रही है। हम देखते हैं कि इंडियन सॉन्ग्स की जगह आप लोग हमारे अपने जो सॉन्ग्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। मैं खुद यही सुनता हूँ, कोक स्टूडियो सुनता हूँ दिन रात। बिल्कुल। और आई थिंक आपके चैनल्स पे भी डिपेंड करता है। आपके जो कुछ चैनल्स हैं, म्यूजिक चैनल्स गिने चुने अब एक दो रह गए, तब बहुत अच्छे थे जब आतिफ असलम, नूरी एंड EP and these kind of bands flash. That was the peak time. Absolutely. म्यूजिक चैनल्स पाकिस्तान और वो उठाते थे और फौरन प्ले करते थे। और दिन में एयर टाइम देते थे, 10-10 अभी नहीं देते। अभी until and unless आपका कंटेंट जितना भी अच्छा हो जाए, कंटेंट प्ले होता है, फौरन ज्यादा होता है। आजकल तो लोकल ज्यादा प्ले हो रहा है। अच्छा, वो लोकल जो प्ले हो रहा है ना, वो ब्रांडेड है, वो पेड है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन है मेरी तरह या किसी अलमदार की तरह, या हमने अपने पैसों से वीडियो बनाई और उसके पीछे कोई ब्रांड नहीं है, तो वो एयर टाइम उतना नहीं मिलेगा जितना फॉरेन कंटेंट। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 14 अगस्त को एक ट्रैक लॉन्च किया था, हम एक हैं, व्हिच वाज ऑब्वियसली ब्रांडेड सॉन्ग। तो द पॉइंट इज कि उस ब्रांडेड सॉन्ग की वजह से उसको एयर टाइम मिला, उसको यानी कि मुख्तलिफ म्यूजिक चैनल्स ने प्रमोट किया, क्यों? क्योंकि दैट वाज अ पेड कंटेंट। बट हाउएवर मैं अगर फिल्म के गाने की बात करता हूँ एज एन इंडिविजुअल और एनी अदर सॉन्ग दैट आई हैव डन, वो उसको उस तरह एयर टाइम नहीं देते। पहले ये होता था कि यार अगर मेहनत करके हमने 4 पैसे बराबर करके अपने गुड टाइम्स में बनना होता है ना, चलो छोटी बजटेड वीडियो भी बना लो यार, 2 लाख की 3 लाख की, तो वो चलाने के लिए हम जैसे लॉन्च कर रहे होते थे तो हम चैनल्स को भेजते थे, वो वैसे ही चला जाते थे। दैट वाज द प्लस पॉइंट। लेकिन अब वो सीन नहीं रहा। बस आई थिंक वी नीड मोर म्यूजिक चैनल्स ना, कि एक दो म्यूजिक चैनल्स आगे आए जो अपने लोकल कंटेंट को प्रमोट करें, लोकल आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट और जितने और एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को प्रमोट करें, और आपका 24 घंटे पाकिस्तानी म्यूजिक चल रहे हैं। यू नो, आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू बी पेट्रियोटिक and promote your own stuff, promote your own talent and your upcoming artists, and I think that's gonna do the job for us. ठीक है नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आकर हम अपने आर्टिस्ट से कुछ सुनेंगे भी, चूँकि हमारे जो नाजरीन हैं वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ना उठाऊँ।
यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर जसवाल और अलमदार ख़ान। उज़ैर, इंस्पिरेशन कौन थी आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में? आपने जब कदम रखा बहुत छोटी एज में ही आप आगे थे इनफैक्ट। यार आई डोंट नो, आई हैव जस्ट बीन सिंगिंग आई थिंक फॉर ऑल माय लाइफ नाउ। मेरा किंडरगार्टन का जो रिपोर्ट कार्ड है, इट सेज माय मॉम स्टिल हैज इट, इट सेज योर चाइल्ड इज फुल ऑफ म्यूजिक। तो आई एम श्योर इफ माय प्रिंसिपल सीज मी नाउ, शी बी, आई होप शी इज हैप्पी फॉर मी एंड शी इज प्राउड ऑफ मी। तो आई थिंक इंस्पिरेशंस बहुत थी, बट बेसिकली जो जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया और सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वाज माय एल्डर ब्रदर्स। दे वर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, उमैर जसवाल एंड यासिर भाई। दे स्टार्टेड ऑफ एंड यासिर भाई वाज द फर्स्ट। जिस तरह लोकल बैंड्स होते थे, अंडरग्राउंड इवेंट्स होते थे, तो उनका बैंड होता था इरताश। तो ही इज़ द वन हु स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक इन आवर हाउस एंड उसके बाद आई थिंक उनको देख के आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम एंड बी इन लाइक ऑ स्ट्रक कि यार आई वांट टू बी ऑन स्टेज, आई वांट टू बी जैमिंग लाइक दिस, आई वांट पीपल टू बी क्रेजी अबाउट मी लाइक दिस। तो उनको देख के मैं इतना एक्साइटेड होता था कि आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ इन एन अर्ली एज। एक दो दफ़ा उनके कॉन्सर्ट्स पे मैंने शुरू में गाया था एंड आई थिंक उधर से मेरा स्टार्ट हो गया एंड आज तक आई थिंक देर माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन बिकॉज मैं कुछ लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, देर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मैं उनको जाके दिखाता हूँ, डांट खाता हूँ, बेइज्जती कराता हूँ कि क्या लिखा है, ये क्या कॉम्पोजिशन है, फिर वो ठीक करके देते हैं मुझे एंड देन आई थिंक द फाइनल प्रोडक्ट इज़ नॉट जस्ट मी, इट्स एक्चुअली मोर ऑफ देम। So I think they're my biggest inspirations who've been there for me. ठीक, अलमदार आपकी इंस्पिरेशन? ओके, ये है बहुत टेक्निकल सवाल, बट बेसिकली सीन ये है कि विद रिगार्ड्स टू हाउ आई स्टार्टेड और स्टेप इनटू म्यूजिक वाज कि माय अर्लियर करियर इन लाइफ वाज बीइंग इन द पाकिस्तान एयर फोर्स। ठीक है, आई यूजुअली डोंट टॉक अबाउट इट, बट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड कि मुझे भी याद है कॉलेज लाइफ में, व्हेन आई वाज इन कॉलेज लाइफ, तो हम लोग का कैडेट कॉलेज सरगोदा था, आई वाज देयर ऑन सरगोदियन। तो वहाँ हम इवेंट्स पे परफॉर्म करते थे, मेरे टीचर्स मुझे कहते थे कि यार बच्चे आप गलत जगह आ गए, यू नो, बट माय ऑब्जेक्टिव वाज टू बी इन द एयर फोर्स। तो उसके बाद आई जॉइंड द एयर फोर्स, आई वाज इन द 112th GDP, बट विद रिगार्ड्स टू अ फ्यू मेडिकल थिंग्स दैट एक्चुअली हैपेंड, तो किस्मत में ये था कि नील अलमदार हैड टू, यू नो, स्टेप आउट ऑफ द एयर फोर्स एंड, यू नो, स्टार्ट his venture as a creative individual. तो बस उसके बाद slowly and gradually when I stepped into the industry, तो उस टाइम पे जब मेरा पहला ट्रैक किया था which was called So Far Away, it was a very slow track, it was an English song. बड़ी बात है कि उस टाइम पे जो म्यूजिक इंडस्ट्री के चैनल्स थे हमें प्रमोट करते थे, तो मैंने जब वो वीडियो फर्स्ट टाइम की थी तो उन्होंने बड़ी चलाई थी। तो उस टाइम पे मैं with regards to following people, उस टाइम पे the person that I was usually following was James Blunt। अब James Blunt की कहानी कुछ इस तरह थी कि he was an ex-military himself, ठीक हो गया, but he came out with a song back in those days 2005-06 में which was a massive hit called You're Beautiful, और उस टाइम पे awestruck वाला सीन ज़्यादा था। फिर with regards to heavy songs फिर हम बहुत से, there were a lot of English songs or English other bands that I used to follow, but slowly and gradually music में individual inspiration में मैं कहूँगा कि there are so many people out there, उस टाइम पे भी even now there would be a lot of people who would probably be growing up और वो, you know, would probably be looking up to Uzair for हाँ ऐसे ही है, अब वो टाइम आ गया उज़ैर, you know, finally we are on that level now, क्योंकि we do get, you know, feelers। अलमदार, आपने सॉन्ग्स के काफ़ी सारे, So Far Away, Thoughts of You, जिंदगी, हम एक हैं, फेवरेट कौन सा जो आपको खुद बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप हमारे नाजरीन के लिए? जी absolutely, basically हम एक है was a patriotic number and one of the reasons why I wrote it was to ensure कि यार एक message of unity मैं आवाम को दे सकूं। बड़ी ज़रूरत थी इसकी वैसे। बिल्कुल, 2012 दिसंबर में लिखा था, बट हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इसको कंबाइन करके शक्ल दूं। क्योंकि हालात ही ऐसे थे, मैं अक्सर आवाम को देखता था, लोगों को देखता था आपस में, हाँ बिल्कुल, आपस में अनबन चल रही है, कोई एक दूसरे को एक नहीं मान रहा, सब कह रहे हैं भाई मैं बेहतर हूँ फलां, यू नो। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया इज लाइक अ वॉर, पीपल सब वहाँ पे सब जो है ना वो जज बैठे हुए हैं, उनका काम है सिर्फ जूरी का काम देना। बट फिर मैंने हालात देखे और विद रिगार्ड्स टू द एक्सट्रीमिज्म पार्ट और, यू नो, सिचुएशन के लिहाज से आपकी वाली बात, तो आई सेड कि नहीं यार, आई थिंक आई नीड टू पुल दिस ऑफ। उसमें फिर सबसे बड़ी सपोर्ट कह लें विद रिगार्ड्स टू मुइज़ भाई वाज दिस वन इंडिविजुअल हु सेड कि अलमदार, यू नो, आई हैव फेथ इन योर वर्क एंड आई वुड वांट कि ठीक है यू गो अहेड। अभी आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं आपको हम एक है ही सुना देता हूँ ज़रूर। आई होप कि आई एम श्योर कि उज़ैर ने तो अभी तक मैं सही डिस्कस करते, बेचारा इतना बिजी था कि इसने सुना नहीं, तो चलो इसी बहाने आई एम वन ऑफ द लकी वंस जो लाइव सुनेगा। हाँ जबरदस्त, बिल्कुल। और तुम्हारे साथ साथ बाकी अवाम भी लाइव सुनेगा। ओके जी। आज़म जो आगे बढ़ने का
सब मुश्किलों से लड़ने का, नफरत मिटाने का, हर लम्हा आज़माने का। मैं हूँ जवां उस कौम का जिसमें भरा है जोश। मैं हूँ रवां उस मोड़ पे सबको मिले आगोश। आगे बढ़ो मिलके कहो हम एक हैं, एक हैं, टूटे ना हम रुके ना कदम। हम एक हैं, एक हैं, ओ, 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 इस परचम के तले हिंदू ईसाई मुसलमान मिलके दिखा देंगे, ये है हमारा पाकिस्तान। तू है जवां उस कौम का जिसमें भरा है जोश। तू है रवां उस मोड़ पे सबको मिले आगोश। आगे बढ़ो मिलके कहो हम एक हैं, एक हैं, टूटे ना हम रुके ना कदम। हम एक हैं, एक हैं, ओ, ओ, ओ। जबरदस्त, बहुत आला, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त। लाइव परफॉर्मेंस आपने सुनी बहुत उज़ैर? बहुत आला। very the lyrics were very well written. It was well thought. वही वाली बात है कि it took me a while to formulate it, but I hope the message goes out. मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैसेज चला जाए. That's something very. और ज़रूरत भी थी, ये वक्त ऐसा था कि इस तरह का सॉन्ग हमने बड़ा एंजॉय किया. मैंने खुद 14 अगस्त पे बहुत ज़्यादा सुना है इसको, बार बार, बड़ा मज़ा आया. यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हम उज़ैर की जानिब बढ़ेंगे कि वो हमारे नाजरीन को क्या सुनाने जा रहे हैं. टू स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. उज़ैर जसवाल ने बहुत सारे गाने उनके बड़े मशहूर हैं जो उन्होंने गाए हैं. उसमें तेरे बिन जो इन्होंने बॉलीवुड में जाके गाया, बहुत ज़्यादा शोहरत मिली इस सॉन्ग से उन्हें भी. और जानवे बोले यहीं, निंदिया के पार, सजना जो इनका न्यू एक सॉन्ग अभी आ रहा है. उज़ैर क्या सुनाने जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? मुझे नहीं पता था कि मुझे you guys will put me on the spot and make me sing, but हमें तड़पावे सोनिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन. अब तो आजा पिया तेरे बिन. रातें अब नहीं धड़कती, दिन भी सांसें नहीं लेते. अब तो आ जाओ मेरे सोनिया, बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे जरूरी. आके सुन जाओ मेरे सोनिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन. अब तो आजा पिया तेरे बिन नहीं लागे जिया. तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन. अब तो आजा पिया तेरे बिन. एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त. हमारे नाज़रीन भी क्लैप कर रहे होंगे सारे आपके लिए इस वक्त. उज़ैर,
बॉलीवुड में एंट्री आपकी हुई, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी धमाका खेज एंट्री आपकी हुई तेरे बिन के साथ, तो उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं बॉलीवुड के साथ? हाँ, इंटरनेशनली। I am working on a few projects. I've actually done 2 more songs for a music label across the border. So let's see when that comes up. But I'm more excited about my album that's coming out. मैं पाकिस्तान में अपनी album release कर रहा हूँ, music album. मेरी पहली album है. बड़े अरसे से करना चाह रहा था, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता था. But now I've put my foot down. और मैंने सोचा कि हर कोई कहता रहता है यार एल्बम्स का कोई सीन नहीं है, एल्बम्स कोई ख़रीदता नहीं है, पायरेसी इतनी है. आई थिंक अगर हम बातें करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. समवन हैज़ टू स्टेप अप द गेम. और अब इन लोगों ने तो नहीं करना जिन लोगों ने पहले कर लिया है. नाउ इट्स आवर टाइम. तो आई थिंक तो उमैर के साथ मिलके कर रहे हैं प्रोजेक्ट? नहीं, उमैर भाई तो लिफ्ट ही नहीं करते. वो इतना बिजी है अपने काम के साथ. आई हार्डली सी हिम. बट आई थिंक कभी ना कभी कुछ मिलके कोलैबोरेट करेंगे. हर कोई यही पूछता है कि यार मिलके कुछ क्यों नहीं करते. हाँ, हम मैं भी यही सोच रहा था मिलके आपका कोई आया. हमारा म्यूजिक भी डिफरेंट है और मजा भी आएगा because he's totally different to what I do from what I do. तो let's see, maybe in the future कुछ surprisingly surprise आ जाए लोगों के लिए. But अभी तो I'm working on my solo album and I'm excited for that. अच्छा, क्या वजह है अलमदार, आप ही बताइएगा कि गाने आजकल सुनने से ज़्यादा देखे भी ज़्यादा जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बट लाइफ जो पहले थी उसका रीज़न था, देयर वाज अ लॉट ऑफ, वही वाली बात आती है कि एयर टाइम आपको बीट रेडियो, बीट टीवी बहुत मिलता था. अभी सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पे आपने डाल दिया और अगर आपके गाने में कुछ एक स्पार्क, एक डिफरेंट किस्म का स्पार्क हुआ, एक कोई थोड़ा सा भी फनी एलिमेंट हुआ या कुछ कैची एलिमेंट हुआ, तो वो वायरल हो जाएगी. लोग उसका मजाक उड़ाएंगे. कंपोजिशन के साथ आपको वीडियोस की जो है, तो यू हैव टू एक्चुअली प्लान अ 360 डिग्री कैंपेन जब आपने एक सिंगल भी अगर लॉन्च करना है. अब वो वाला सीन नहीं रहा. बट विद रिगार्ड्स टू द एल्बम, आई विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत जरूरी है अगर इफ इट एक्चुअली स्टेप्स वेल, क्योंकि मैंने भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव थॉट, क्योंकि काफ़ी ट्रैक्स थे जो मेरे पास भी पेंडिंग पड़े थे. और सबकी वाली बात ये है यार एल्बम का क्या सीन है. तो इफ ही स्टेपिंग अप तो वी विल गो फॉर इट. मुझे भी बिल्कुल कोई वो नहीं. आई थिंक वन शुड. With videos, with regards to the video business that you're talking about, I think audiences change हो रही हैं, उनके perspectives change हो रहे हैं. और even though अगर एक बहुत अच्छा गाना है, वो regardless video अच्छी हो बुरी हो वो चलेगा. If it's well written, well composed. But I think for an overall treat for the viewers, I think the video should have a concept, proper video होनी चाहिए. Because आपकी audiences चाहती हैं यार, अगर आपका 3.5-4 मिनट एक बंदा अपने फोन पे बैठा है, बैठ के वो आपकी वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स टू वॉच समथिंग व्हिच इज मीनिंगफुल, which is fun, which is interesting, which has something in which it, has a content to which it, could have anything, but it's well made and not just a guy singing in front of a tree. Exactly. तो audiences का आप टाइम ले रहे हो, वो precious है, वो आपके फैंस हैं, वो आपको इतनी अटेंशन देते हैं, इतना प्यार देते हैं. आई थिंक वो इतना डिजर्व करते हैं कि आप अगर काम करो तो थोड़ा सा एफर्ट डाल के उनके लिए एक अच्छी म्यूजिक वीडियो भी बनाओ. तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो नए सिंगर्स आपके बाद अभी बहुत सारी ये खेप हमारी तैयार है जो कि आना चाह रहे हैं, वो इमर्ज करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मैं तो जी खुद इमर्ज कर रहा हूँ अभी तक. मेरा मैसेज यही है कि आपने अच्छा इमर्ज किया है माशाल्लाह से. आई थिंक द बेस्ट मैसेज आई कैन गिव इज व्हाट आई डिड वाज जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड नेवर स्टॉप व्हाटएवर एनीवन सेज. जो भी हालात हों, जो भी कुछ कहते हैं, आई थिंक यू शुड ड्रीम बिग. बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स नहीं होनी चाहिए. इंटरनेशनल काम करें, किसी के साथ भी कोलैबोरेट करें. आई थिंक आर्टिस्ट के लिए बाउंड्रीज और ये लिमिटेशंस ये मीनिंगलेस हैं. I think आपको reach people as much as people as you want. ये ज़िंदगी life's too short for this कि आप एक छोटी सोच में बैठे रहो. Internationally काम करो, viral काम करो, YouTube पे अपनी चीज़ें लगाओ. Just make sure that you're doing something. Make sure that you're seen. And inshallah, if you're meant to be successful, if your stuff is good, if your composition is good, if your music is good, the audiences will relate and you'll get there for sure. अलमदार, आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज से ये देना चाहूँगा, I've been in the different walks of life with regards to probably the corporate side and the media side. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि always pursue what you dream of, what you think you love, ठीक है. And like Uzair said, dream big is something not to be said but to be felt. अगर आप dream big करोगे तो I believe कि once you dream big, तो that is actually the first step towards you being somebody. तो आप कभी don't lose hope, क्योंकि हम लोगों के बहुत से, I've seen a lot of artists who actually loved singing, who were amazing singers. One of them was Usman Shani back in the day, जब उसको बहुत hype मिली.
he loved his music, he loved doing it, but eventually क्या हुआ, he said कि नहीं अलमदार यार म्यूजिक में सीन नहीं बन रहा, सीन नहीं बन, he gave up. He gave up and now he's working. The point is कि but he's still missing what he, you know, जो उसका म्यूजिक था, सब कुछ था. So the point is dream big. Never give up on your dreams because dreams में कोई barriers नहीं है. Nobody's gonna come and invade in your dream. If you have a dream, a passion, go for it and trust me. अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से आओगे लाइफ में, ट्रस्ट मी यू विल बी देयर. जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका और अलमदार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपने यकीनन उज़ैर और अलमदार की गुफ्तगू और बिलखुसूस लाइव परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी. आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ और वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक.